नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो अभी तक नई परख चैनल से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। इंडिया गठबंधन के बारे में कल भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी, लेकिन आज थोड़ी विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन खुद को संभालते हुए लग रहा है, क्या उससे हम यह कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में संघर्ष की थोड़ी संभावनाएं फिर से जागृत हुई हैं, पूरा खेल एक तरफा नहीं है? नहीं, पूरा खेल एक तरफा तब होता है जबकि गठबंधन कुछ भी कर पाने में नाकाम रहता, सीटों का कोई तालमेल नहीं होता, सभी जगह बिखराव होता विपक्ष की शक्तियों में, जैसा कि लगने भी लगा था एक बार कि यहाँ कहीं गठबंधन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस अपने पत्ते ठीक से नहीं खेल रही थी। कांग्रेस ने बहुत देर में अपने पत्ते सही खेलने की शुरुआत की और जैसे ही कांग्रेस ने सही तरीके से सोचने और कार्रवाई करने की शुरुआत की, वैसे ही गठबंधन की पूरी तस्वीर साफ होने लगी। अब ये बात सही है कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है, ये भी बात सही है कि फिलहाल इस वक्त इस गठबंधन में जयंत चौधरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा मोटे तौर पर जो लोग गठबंधन में साथ चले थे, वो लोग गठबंधन में साथ हैं और हर राज्य में कुछ ना कुछ तालमेल होने की संभावना है और जहां पर तालमेल नहीं हो रहा है, वहां पर तालमेल न होने के पर्याप्त तर्क हैं और वो तर्क भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हैं। क्या अभी जैसे आज मैं देख रहा था सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल के जो पुत्री और पुत्र हैं थोड़े नाराज हैं, क्या इस तरह की छोटी-छोटी चीजें कुछ विशेष इलाकों में इनको नुकसान पहुंचा सकती? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है, हर राज्य में गठबंधन करना है, पूरे देश में कितनी सीटें हैं हम लोग जानते हैं, तो उसमें किसी सीट के ऊपर कुछ हो सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी होगा, सभी जगह सभी सभी में हो सकता है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो अहमद पटेल के बेटे और बेटी फैजल और मुमताज के बारे में जो चर्चा है भरूच सीट को लेकर, तो उसमें कांग्रेस का ये मानना है कि भाई हमारे लिए बड़ा जज्बाती निर्वाचन क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि ये हमारे ही हिस्से में आए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये उसके हिस्से में आना चाहिए क्योंकि एक युवा आदिवासी नेता हैं जो कि जेल में है इस वक्त। आम आदमी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार वहां से घोषित कर दिया है। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में कुछ खींचतान है, कुछ जद्दोजहद है, लेकिन ये दोनों ही पार्टियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि भरूच सीट पर न तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कोई तीर मारा है और आम आदमी पार्टी तो गुजरात में बिल्कुल नहीं है, वो तो वहां से चुनाव लड़ी ही नहीं। तो भरूच सीट पर पिछले आप 2 चुनाव में 2014 में और 2019 में देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत रही, वो कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पाई। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस को सीट मिल जाएगी तो कांग्रेस वहां पर इंडिया गठबंधन का झंडा फहरा देगी। तो इस प्रकार की खींचतान थोड़ी बहुत चलती है। इससे पूरे गैर भाजपा विपक्ष की एकता के पूरे किरदार के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता। जो संदेश खाली का मामला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कई लोग यह मानते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को खासा उछाल मिल सकता है क्योंकि ये सांप्रदायिक मसला भी है और कुछ हद तक महिलाओं की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला भी है। ये कहा जा रहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार बहुत किया जा रहा था। तो क्या ये आशंका सही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशा कहें तो कि उनको काफी उछाल मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जाती है, उसको उसके लिए गोलबंदी का उसके पास एक ही तरीका होता है, सांप्रदायिक तरीका। उसे मुद्दा नहीं मिलता है तब भी वो मुद्दा बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संदेश खाली को उसने मुद्दा नहीं था इसलिए उसने बनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी किरदार है कि जब तक हिंदू बनाम मुस्लिम कोई बात नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की किस्मत में कोई उछाल नहीं आता, उसकी राजनीति करवट नहीं बदलती। जिन प्रदेशों में हिंदू बनाम मुसलमान मुद्दा नहीं बन पाता, उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ठंडी ही पड़ी रहती है। वहां कुछ होता ही नहीं, कितना भी पैसा लगा ले मोदी जी, कितने भी बार वहां यात्रा कराएं, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता है उसको। भारतीय जनता पार्टी बिना इसके नहीं होती। अब संदेश खाली में एक मुद्दा मिल गया है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी इसको लेकर चिंतित है। ऐसी बात नहीं ममता बनर्जी इसको लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की भी कुछ मजबूरियां हैं। वो जिस तरीके से उनकी राजनीति करने की शैली है, उसमें वो मुसलमान वोटों को नाराज नहीं करना चाहती हैं। लेकिन जो महिलाओं वाला मुद्दा है उसको ममता बनर्जी मानती है कि महिलाओं का मुद्दा इतना ज्यादा है नहीं। आज वहां पे हुआ ये है कि जहां तक मुझे खबर लगी है, मुझे पता नहीं खबर कितनी सच है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को वेश्यावृत्ति करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से कुछ लड़कियां भी बरामद की गई हैं। तो अब तृणमूल कांग्रेस उसको ले उड़ी है, वो उस बात को लेकर सामने आती है। इधर शाहजहां शेख के एक इलाके में उनका जो घर और संपत्ति वगैरह थी उसको कुछ लोगों ने जला दिया है, क्योंकि किसानों का कहना था कि ये हमसे जबरदस्ती रूप से हमारी जमीनें हमसे छीनता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें वहां पर चल रही हैं, बहुत सारा संघर्ष चल रहा है। लेकिन एक बात जो मेरे सामने साफ है वो ये है कि बंगाल का जो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग है और दोनों को मिलकर जो एक भद्रलोक बनता है, वो आज की तारीख तक ममता बनर्जी के साथ है। न वो कांग्रेस की तरफ जाने वाला है, न वो सीपीएम, एक जमाने में सीपीएम के साथ था, न वो सीपीएम के साथ जाने वाला है, और न ही भारतीय जनता पार्टी में उसकी दिलचस्पी पैदा हुई है अभी। तो जब तक वो भद्रलोक ममता बनर्जी के साथ रहेगा, ममता बनर्जी को बंगाल के चुनाव में कोई बड़ी शिकस्त नहीं दी जा सकती। ममता बनर्जी को 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 18 सीट जीती थी। ममता बनर्जी की सीटें फिर भी उससे ज्यादा थी। इसके बावजूद 24 सीटें थी ममता बनर्जी के पास। तो उसको माना गया था कि भाजपा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। निश्चित रूप से भाजपा की जो बंगाल में हैसियत रही है उसके हिसाब से वो एक बड़ी जीत ही थी, लेकिन उसके अंदर मथुआ वोटों का महत्व ज्यादा था। अब सीएए के जरिए भाजपा फिर से मथुआ वोटों को अपनी ओर खींचना चाहती है। अगर मथुआ वोटों ने 2018 2019 की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया तो भाजपा एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाजपा संदेश खाली की वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। संदेश खाली की वजह से कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ बात बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे बंगाल में उसका असर होगा। सवाल यह है कि मथुआ वोट कितने भाजपा की तरफ जाएंगे। भाजपा ने मथुआ वोटों को नागरिकता सीएए के तहत भारत की नागरिकता देने का वायदा 2019 में किया था। 5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक वो सीएए की नियमावली बनाकर उसको लागू नहीं उसने किया। उसको लागू करने से किसी ने रोका नहीं था, लेकिन उसने खुद ही लागू नहीं किया उसको। तो मथुआ वोटों में एक ये भी सवाल है और हो सकता है कि भाई अभी तक 5 साल तक आप क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार की बहुत से किंतु परंतु हैं। अभी धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ेगी तब ज्यादा समझ में आएगा कि क्या है। चुनाव की घोषणा में तो कुछ सप्ताह ही बचे हैं और राम मंदिर का जो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी जो भी सकारात्मक कर सकते थे उन्होंने कर लिया है। तो अगर मैं ये सवाल करूं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को सच में बहुत गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, तमाम तोड़फोड़ करने के बाद, तमाम नेताओं को छीनने के बाद, नेताओं को उसमें जाने से रोकने के बाद, मैं समझता हूं अभी भी बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान है। अभी भी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान है। अभी भी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान है। अभी भी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान है। तो ये जो 4 राज्य हैं, जिन 4 राज्यों में 2019 में भाजपा ने एक तरफा प्रदर्शन किया था, भाजपा खुद भी आश्वस्त नहीं हो पा रही है क्या फिर से इन राज्यों में 2019 की तरह ही एक तरफा प्रदर्शन कर पाएगी। तो ये 4 राज्य हैं जिनको आप कह सकते हैं मीडिया की भाषा में कि स्विंग स्टेट है। आज मैं एक विश्लेषण देख रहा था जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार भाजपा ने जो 63 सीटें जीती थी, उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें वो 1 लाख से कम वोटों के अंतर से जीती थी। और वो जो पूरा का पूरा 14 से 15 लाख वोटर्स होते हैं उत्तर प्रदेश के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो क्या ये मान सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, उसके लिए मैदान खुला हुआ है, या वहां राम लहर अभी बहुत ज्यादा दिखता है, जिसे नहीं राम रथ नहीं कहा नहीं जाता नहीं है? नहीं, नहीं राम, मैं तो मानता हूं कि राम मंदिर के मुद्दे पे वोट पड़ेंगे ही नहीं। मतदाता वोट देते समय ना भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को केंद्र में रख के वोट मांगेगी, जिक्र करेगी उसका लगातार हिंदुओं की हमदर्दी जीतने के लिए, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लोगों की मतदान प्राथमिकताओं को तय करने में निर्णायक भूमिका नहीं निभाएगा। ये मैं शुरू से कहता रहा हूं। उससे कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को अपना माहौल बनाने में लाभ होगा, लेकिन उसी की वजह से जीत हार होगी ये मैं नहीं मानता हूं। ये बात आपकी सही है कि ये 1 लाख से कम अंतर की सीटें थी, उन सीटों पर भाजपा को बहुत कड़ी चुनौती दी जा सकती है। और जहां तक मेरी जानकारी मिली है, समाजवादी पार्टी ने 20 या शायद 25 सीटें ऐसी तय की हैं जिनके ऊपर वो विशेष जोर देगी, जहां पर उसका फोकस विशेष होगा। मुझे कांग्रेस के बारे में ये बात नहीं पता है कि कांग्रेस ने कैसी कोई रणनीति बनाई है, लेकिन बेहतर होगा कि कांग्रेस भी ऐसी ही रणनीति बनाए। वो 5 या 7 सीटों के ऊपर फोकस करे कि हमें इन्हीं सीटों को जीतना है। अब तो उसके पास समाजवादी पार्टी का समर्थन भी है और उसको एकताबद्ध होकर अल्पसंख्यक वोट भी मिलेंगे और यादव वोट भी मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक और
पहलू है जिसके बारे में अभी ज्यादा खास चर्चा नहीं हुई है। वो पहलू ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो क्या करेगा। मैं ये मानता हूं कि जाटा वोट जो है वो मायावती की जो राजनीतिक निष्क्रियता है, और मायावती ने जो पहलकदमी से विहीन राजनीति की है पिछले लंबे अरसे से, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी तकरीबन यही स्थिति थी। तो वो एक तरह से फ्लोटिंग मानसिकता में आ गया है, वो अस्थिर है, वो किधर भी आ सकता है। काफी वोट मायावती के हिस्से में भी आएगा, उसका ज्यादातर वोट मायावती के हिस्से में आएगा अभी भी, लेकिन जो वोट मायावती के हिस्से में नहीं आएगा वो वोट, उस वोट का एक हिस्सा भाजपा में जाएगा और एक हिस्सा उसको अखिलेश की तरफ भी जा सकता है। आप घोसी चुनाव को देखिए, घोसी में मायावती ने उम्मीदवार नहीं दिया था, तो भाजपा को उम्मीद थी कि उनकी तरफ मायावती का वोटर आएगा, लेकिन उनकी तरफ मायावती का वोटर नहीं गया। मायावती के वोटर ने इंडिया गठबंधन को पसंद किया और भाजपा उम्मीदवार की बुरी हार हो गई उसके अंदर। उसके बाद में और भी बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसे राजभर ने 5 लोकसभा सीटों की मांग कर दी है। वो कह रहे हैं कि हमें 3 लोकसभा सीटें तो उत्तर प्रदेश में चाहिए और 2 लोकसभा सीटें हमें बिहार में चाहिए। अच्छा, अब जाहिर है कि कोई भी आदमी कहेगा ये क्या अजीब बात है, बिहार में उन्हें क्यों सीटें चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 3 लोकसभा सीटों की मांग करना उनके लिए मुश्किल है और भाजपा उनको 3 लोकसभा सीटें नहीं दे सकती है। और घोसी में राजभर के तमाम प्रचार के बावजूद राजभर वहां डटे रहे, काफी उन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाए वहां पर। उसके बाद से हुआ ये है कि योगी आदित्यनाथ ने, वैसे भी उनसे वो नाराज रहते हैं राजभर से, तो उन्होंने राजभर का बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया है। केंद्र के तमाम दबाव डालने के बावजूद उन्होंने उनको मंत्री नहीं बनाया है आज तक। तो ये इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है वो भी तरह तरह के तनावों से ग्रस्त है। और चूंकि उसके बारे में मीडिया में चर्चा ज्यादा नहीं होती है, चर्चा केवल इंडिया गठबंधन की दिक्कतों की होती है, इसलिए वो बातें सामने नहीं आती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहां राजनीति नहीं हो रही है, वहां एक दूसरे की टांग नहीं खींची जा रही है, या वहां पर समस्याएं नहीं होंगी। जाहिर है उन समस्याओं का चरित्र अलग तरह का है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रभावशाली स्थिति में है इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन में, तो वो उन समस्याओं को बिना कोई ज्यादा नुकसान पैदा किए हुए हल कर सकती है, ये बात सही है। तो देखिए अब क्या होता है। अब एक तो उत्तर प्रदेश में जो सपा और कांग्रेस के गठजोड़ से हुआ है कि जो अल्पसंख्यक वोट है उसका भ्रम बिल्कुल दूर हो गया है, वहां कोई उसके वोट के बंटने की संभावना नहीं है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार भी इस गठजोड़ के बाद ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे कि उन्हें काफी अच्छी वोटिंग की जो वोटों की पूंजी जो है उनके पास भी ठीक ठाक हो गई है। अब अगर भाजपा की कमजोर सीटों के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं और वहां जम के योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो कुछ घटित हो सकता है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। कल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, उनके कई जगहों पर जहां पर उनका घर मकान हो, और उसको जोड़ा गया भ्रष्टाचार के मामले से। तो एक तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसका कुछ राजनीतिक प्रभाव भी पड़ सकता है? इसका देखिए, इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा, सतपाल मलिक ने पिछले दिनों काफी सुर्खियां बटोरी जब वो राज्यपाल का पद छोड़ के आए, और उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, बहुत वो करण थापर को इंटरव्यू दिया और भी बातें की उन्होंने। उनकी बातें काफी आकर्षक थी, काफी सनसनीखेज थी। उन्होंने लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित किया। लेकिन अभी भी ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के नेता हैं। भाई पुराने वरिष्ठ हैं, पुराने वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती है उनकी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीच में चले गए थे। भाजपा ने उनको खूब गवर्नरशिप भी दी, एक नहीं एक से ज्यादा प्रांतों की गवर्नरशिप उनको दी, और वो भाजपा में रहे भी। तो वो अचानक भाजपा से निकलेंगे और तुरंत ही वहां के लोग जो है उनको अपना नेता स्वीकार कर लेंगे, ये मानना उचित नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जयंत चौधरी ने जाट समुदाय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नेतृत्व हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। जयंत चौधरी धीरे धीरे भाजपा की तरफ झुकते गए और फिर एक योजना बनाकर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलवाकर देकर उनको एनडीए में आने का रास्ता साफ किया गया। लेकिन अभी तक उनकी एनडीए में औपचारिक भर्ती नहीं हो पाई है। अभी तक उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसलिए जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी तक औपचारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है।
मामला अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो वो भी एक चीज है जो अभी साफ होनी बाकी है। यहां तक कि अखिलेश की तरफ से एक बात ये भी कह दी गई है कि कल का भूला अगर लौट भी आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जयंत चौधरी की स्थिति भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ऐसा पूरे मान लिया गया था कि वो चले ही गए हैं एनडीए में। किसान आंदोलन की वजह से भी उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। वो मान लीजिए एनडीए में चले गए और यहाँ पे टिकैत बंधुओं ने ऐलान कर दिया कि भाई चलो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ मार्च करते हैं, और वहां के जाट किसान चल पड़े गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। तो जयंत चौधरी क्या करेंगे? उनका विरोध करेंगे, उनके मुकाबले खड़े होंगे, क्या करेंगे वो? तो ये बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। इसी तरीके से जो नरेश उत्तम हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राजा भैया से मिले, मुलाकात हुई। राजा भैया के साथ उन्होंने उन्हीं के भोजनालय में बैठकर, घर के भोजनालय में बैठकर, डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाया। वहां उनकी तस्वीर खिंची। वो तस्वीर प्रसारित हुई। भाई वो तो एक बहुत ही प्राइवेट किस्म की जगह थी, एक निजी जगह थी। उस निजी जगह पर तस्वीर राजा भैया और उनकी मर्जी से ही खिंच सकती थी, और ऐसी तस्वीर का प्रसारण भी उनकी मर्जी से ही हो सकता था। तो वो कितना भी कहें कि वो एक राजनीतिक किस्म की मुलाकात थी, कुशलक्षेम पूछने के लिए आए थे, लेकिन फिर वो तस्वीर उस तरह डालने की क्या जरूरत थी? तो वो बहुत सारी बातें हैं जिनके आज के मौसम में, चुनावी मौसम में ऐसे कुछ निहितार्थ हैं जिनको अभी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी राजनीतिक बाजी खिंची हुई है। लोग तरह तरह की चालें चल रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं एक दूसरे की तरफ से। एक अफवाह ये भी उड़ रही है उत्तर प्रदेश में कि भाई जो राजपूत समाज है वो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को के साथ जो केंद्र सरकार एक तरह से उनको दबाव में लेने की बार बार कोशिश करती है, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करती है, और वो बार बार बातें मानने से इनकार करते हैं। दोनों के बीच में एक तरह का घर्षण है, एक तरह का फ्रिक्शन है। तो वो इसलिए राजपूत समाज है जो उनको अपना नेता मानता है। जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं तब से राजपूत समाज, जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक आम तौर पर उसके अंदर वो बात होती थी, उसको भूल के वो एक बड़ी द्विज एकता बन गई है उत्तर प्रदेश में। तो उसके अंदर भी इस सवाल को लेके बेचैनियां हैं। राजा भैया के साथ नरेश उत्तम की मुलाकात को उन अर्थों में भी देखा जा रहा है। तो बहुत सी बातें हैं। उन बातों के बारे में धीरे धीरे हम लोग समय आने पर, जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक अभी हाल में एक प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, 50 लाख से ज़्यादा युवक उसमें सम्मिलित हुए थे और उसका पेपर लीक हो गया। तो आज मैं वीडियो देख रहा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में युवक उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा अभी तक तो नहीं बन पाया है, और फिर पता चलता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है जिसके शासनकाल में इस तरह काम होते हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? क्या विपक्ष की नाकामी है या युवाओं के लिए एक क्षणिक मुद्दा है ये? नहीं, देखिए, विपक्षी नाकामी जो है, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से वहां सरकार चल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं। तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पेपर लीक प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। और ये वाली जो घटना हुई है, ये घटना तो बहुत बड़ी घटना है। 10,000 रिक्तियां थी, उसमें 70 या 80 लाख के करीब लोगों ने आवेदन किया। सब लोगों ने पैसे खर्च किए, 400 रुपए का फॉर्म खरीदा, आने जाए साल 2 साल तैयारी की, उसमें भी 2-2 लाख रुपए कहा जाता है खर्च हुए उनके। और फिर बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। उसमें भी ऐसा है कि जो एक वेबसाइट पे सवेरे के वक्त ही पेपर पोस्ट कर दिया गया था कि देखो ये लीक किया हुआ पेपर है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने। और शाम को जब शाम वाली परीक्षा थी, उसमें वही पेपर फिर लोगों को बांटा गया। सवेरे ही पेपर जो लीक एक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया गया था, वही पेपर शाम को बांटा गया। तो उसमें बड़ी निष्ठुरता भी दिखाई पड़ती है। यानी सवेरे जो लीक किया गया था उस पेपर को रोक के नया पेपर बना के बांटा गया था, वो भी नहीं किया गया। तो उन लोगों को लगता है कि कुछ भी होता रहेगा, लेकिन हमको तो वोट मिलने ही मिलने हैं, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इस प्रकार की भावना भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और सरकार में पाई जाती है। अब देखना यह है कि अच्छा, जो पेपर लीक प्रदेश बन गया है, इसके ऊपर जो वहां की प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने कितना प्रदर्शन किया, क्या किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कुछ ना कुछ उसने जरूर किया होगा, लेकिन जो भी किया है वो पर्याप्त नहीं है। वरना आज स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी इस नौजवानों के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही होती, या उसके साथ
स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से जुड़ी हुई होती है, उसका लाभ उसे सीधा सीधा मिलता दिखाई देता। तो ये अच्छा, फिर दूसरा ये है कि नौजवान पेपर लीक के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर सरकार से नाराज रहते हैं, लेकिन आखिरकार वो किसी न किसी जाति के सदस्य हैं, आखिरकार वो किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। तो उनका जो सामुदायिक वोटिंग रुझान है, जातिगत जो मतदाता रुझान है, जब चुनाव आता है तो फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। ये मानना कि इस घटना की वजह से वो मई के महीने में भाजपा को वोट देने से इनकार कर देंगे, हो सकता है उसमें कुछ नाराजगी के कारण भाजपा को वोट ना दें, ये भी हो सकता है कुछ घर पे बैठे रहें, लेकिन मुझे अभी तक ये मानने का मन नहीं होता कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो भाजपा को वोट देने से मना कर देंगे। एक और खबर आई, जो न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट करके 2 वेबसाइट हैं, और वेबसाइट है और इनका कुछ यूट्यूब चैनल जैसा भी चलता है, न्यूज़ लॉन्ड्री का तो है। तो इन लोगों ने खोजी पत्रकारिता जैसे की, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी कंपनियों पे जब छापा पड़े, तो उन्हीं कंपनियों ने बाद में तकरीबन 330 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। कांग्रेस ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस भी इसको ठीक से नहीं उठा पाती है, या विपक्षी दल यहाँ भी बहुत देखिए, धीरे इस पड़ मुद्दे जाते को आज उठाया गया है, ये मुद्दा आज प्रकाश में आया है। अच्छा, ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता नहीं दे पाती है और मुद्दे निकल के नहीं आ पाते हैं, लेकिन आज ये मुद्दा आया, हम लोगों को देखना चाहिए क्या इस मुद्दे को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये तो एक तरह से ये है कि आप अगर ये बात सही है तो आप ये इससे ये निकलता है कि जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल करके वसूलियाबी की जा रही है, चंदे की वसूलियाबी की जा रही है, और भाजपा अपना कोष उससे भर रही है। तो ये सब बातें देखिए किस तरह विपक्ष इनका फायदा उठाता है, क्योंकि ये चीज उससे अलग है, इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग है। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कांग्रेस ने भी 800-900 करोड़, 1000 करोड़ उनको भी मिला था, तो उसमें बहुत ज्यादा उनका नैतिक वो दावा बनता नहीं है, वहां पर बनता है लेकिन उतना नहीं बनता, इतना बनना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पे तो बिल्कुल 100% बनता है। इस मुद्दे पे तो न केवल कांग्रेस को बल्कि पूरे गैर भाजपा विपक्ष को एकजुट होकर इस चीज के ऊपर बार बार जोर डालना चाहिए, और मीडिया में उनके जितने लोग हैं उनको इसकी जोर शोर से रेखांकित करना चाहिए, तब तक ये मुद्दा बड़ा बनेगा। और इसमें भाजपा की अभी सफाई भी नहीं आई है, वो भी देखने की बात है कि भाजपा की, ये तो आरोप है भाजपा के ऊपर, लेकिन भाजपा इसको किस तरह इसका बचाव करती है ये भी देखना पड़ेगा। जी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में, उभर रही प्रवृत्तियों, घटनाओं के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए प्रोफेसर आपको धन्यवाद। नमस्कार।